आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दिल थाम कर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका द दलित जॉन्टियन पर। मैं दलित समाज के लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप लोगों से विनती है, मेरी मेहनत को खराब मत होने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दास्तां है 80 के दशक के उस गुजरे दौर की एक ऐसी नायिका और खलनायिका की, जिसने अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने खौफ से हिंदुस्तान के शासन और प्रशासन को अपनी बंदूक की नोक पर नचाया। हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में जो सजा इस खलनायिका को समाज और उसके घर वालों ने दी, वो ना तो पहले किसी और को, ना ही आगे कभी दी जाएगी, क्योंकि इस नायिका को उस दुख तकलीफ और लोगों की दरिंदगी से, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इस बेहद चर्चित और खौफनाक नायिका के साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि कोई भी सुनकर उनके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा अत्याचार उस लड़की ने सहा था। फूलन का बचपन में ही 9 साल की उम्र में इनके माता पिता ने 35 साल के पुरुष के साथ बाल विवाह कर दिया था। इनका जीवन दुख और तकलीफ के सागर में इस मासूम सी बच्ची को बेहद कम उम्र में झेलना पड़ा। इस नायिका की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने और बिरादरी ने इतने अत्याचार इस पर किए कि इस बेबस और लाचार नायिका के शरीर से पसीना नहीं बल्कि रक्त बहने लगा था, जो नाबालिग नायिका को खुद के पिता ने जेल पहुंचा दिया। उसी जेल में बेबस और बेशुद्ध लड़की के साथ 3 दिन तक बलात्कार किया गया। उसकी इज्जत का नंगा नाच, जिसे सुनकर हिंदुस्तान की महिलाएं आज भी रो पड़ती हैं। वक्त की मरीज सीधी साधी इस नायिका को क्यों बिल्कुल निर्वस्त्र सबके सामने पूरे गांव में घुमाया गया। इस नायिका के साथ 7 दिनों तक 30 से ज्यादा पुरुषों ने बलात्कार किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहली बार एक ऐसी बेबस, लाचार, दुखारी और वक्त की बेरहमी को झेलती आई उस नायिका की जिंदगी को लेकर आए हैं, जिसे आज से पहले किसी ने भी उजागर नहीं किया। हिंदुस्तान की यह पहली ऐसी महिला जिसने अपने सगे संबंधियों, शासन प्रशासन और मर्दों के जुल्मों सितम को झेलते हुए जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई, तो उसने भी रक्त की नदियां बहाई। बिहार में अपने नाम का डंका बजाकर दिल्ली के संसद तक पहुंची। इस नायिका को दुनिया में किसी ने पहचाना, फूलन तो किसी ने बैंडिट क्वीन, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह जानी गई दस्यु सुंदरी। फूलन देवी के नाम से इन्हें लोग बैड क्वीन के नाम से भी जानते हैं। कौन थी फूलन देवी? किस परिवार से ताल्लुक रखती थी? क्या थी इनकी पढ़ाई लिखाई? कैसे इनका साधारण सा जीवन बन गया खून का सागर? यह सब हम आपको बताएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके जन्म और शुरुआती जीवन पर। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube वीडियो को आगे भेजेगा। फूलन का जन्म मल्लाह परिवार में हुआ था। फूलन के पिता देवी दीन मल्लाह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी उनकी एक बहन थी। उसके बाद 2 लड़के थे और इन सब में सबसे छोटी थी फूलन देवी। देवी दीन मल्लाह के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह थोड़ी बहुत खेती किया करते थे। किसी तरीके से परिवार का गुजारा हो रहा था। बाकी वह नाव चलाकर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। फूलन देवी जिस बिरादरी से आती हैं, उस बिरादरी में फूलन देवी का परिवार गरीब से भी ज्यादा गरीब वाली स्थिति में था। फूलन कभी भी किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज नहीं जा पाई। फूलन बचपन से ही अपने परिवार में सबसे अलग थी। वह कभी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, हर गलत बात का विरोध करती थी। फूलन के पिता के पास जो जमीन थी, उसके कुछ हिस्से पर उनके चाचा ने कब्जा कर रखा था और इधर फूलन धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो फूलन की शिकायतें भी घर तक पहुंचने लगी थीं, क्योंकि फूलन एक छोटी जाति से आती थी। फूलन को बड़ी जाति के लोग बचपन से ही काफी परेशान किया करते थे। फूलन बड़े जाति के लड़कों से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लिहाजा अब उनसे लड़ बैठती थी और ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। आगे चलकर समय की ऐसी मार पड़ी कि फूलन देवी के दोनों भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई, और ऐसे दुख के समय में उनके चाचा जमीन के टुकड़े को लेकर फूलन के परिवार को परेशान करने लगे। अपने चाचा के खिलाफ इस परिवार में छोटी सी फूलन ही सीना तान कर खड़ी हो जाती थी। फूलन अपने पिता से भी उनका सामना करने के लिए कहती थी, लेकिन फूलन की इन बातों से उनके पिता उनसे बेहद नाराज हो जाते थे। बाल अवस्था में ही फूलन के तेवर देखकर फूलन के पिता ने मात्र 9 साल की फूलन की शादी
नजदीकी दूसरे गांव के एक व्यक्ति पुत्तीलाल से कर दी। पुत्तीलाल फूलन से उम्र में 3 गुना बढ़ा था। उस वक्त पुत्तीलाल 36 साल का था। यह वो वक्त था जब हिंदुस्तान में बाल विवाह की प्रथा जोरों पर थी। 9 साल की फूलन अपने ससुराल पहुंची, जहां इस मासूम सी बच्ची का 36 साल के पुत्ती लाल ने बलात्कार कर दिया। फूलन इस दुख तकलीफ से परेशान होकर अपने घर भाग आया करती थी, लेकिन बेदर्द पिता उसको बिना कुछ सोचे समझे ससुराल छोड़ आते, जहां फूलन को दिन रात नोचा जाता। फूलन बार बार ससुराल से भागकर अपने घर आ जाती। इस बात से परेशान उसके पिता उसे में अपनी बेटी के खिलाफ नजदीकी कोतवाली में मारपीट और छोटी शिकायत दर्ज करवा बैठे, जिसके बाद फूलन को पकड़कर लॉकअप में कर दिया गया। लेकिन इस लॉकअप में फूलन के साथ वह हुआ जिसकी वजह से फूलन की जिंदगी और ज्यादा तकलीफ के सागर में डूब गई। बताया जाता है कि इस पुलिस थाने में ही फूलन को 3 दिन रखा गया और 3 दिन तक इसी थाने में फूलन के इज्जत को बारी बारी से लूटा गया। उसे वो दुख तकलीफ दी गई जिसकी कल्पना करना भी समझ से परे है। सोचिए कि कानून की हिरासत में जो है वहां पर भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस करे। कितना खौफनाक वो मंजर होगा। फूलन के साथ जो हुआ, उसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। फूलन और उसकी आवाज दोनों को दबा दिया गया। थाने से रिहा होने के बाद उनके पिता उसको फिर उसके ससुराल छोड़ आए। लेकिन जब फूलन ससुराल पहुंची तो पता चला कि पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है। फूलन ने जब सवाल जवाब किया तो फूलन को बहुत मारा गया और इस बार उसको उसके सामान के साथ घर से बाहर निकालकर वापस भेज दिया गया। फूलन अब ससुराल से भी अलग हो गई और उधर उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। अपने परिवार का ऐसा व्यवहार और पुलिस थाने में जो भी फूलन के साथ हुआ, इन तमाम बातों ने उसे भीतर से ही बाकी बना दिया। हर तरफ जिंदगी की मार झेल रही फूलन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अक्सर करें तो क्या करें। तो ऐसे में फूलन का संपर्क कुछ ऐसे अनजान और अजनबी लोगों के साथ हुआ जिन्होंने उसे एक अलग ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। फूलन जिन लोगों के संपर्क में आई थी वो लोग मल्लाह जाति से ही थे। एक दिन अचानक फूलन गायब हो गई और चंबल के बीहड़ में पहुंच चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी को बाबू गुर्जर के पास में पहुंचा दिया। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता था। विक्रम मल्लाह फूलन देवी की जाति से ही था और वे फूलन के साथ जो हुआ था वह सब कुछ मालूम था, इसलिए उसके मन में फूलन के लिए कुछ कोमल भावनाएं थीं। लेकिन इस गैंग का सरदार बाबू गुर्जर की गिद्ध जैसी नजर फूलन देवी के ऊपर थी। एक रात जब वह फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तब वहां विक्रम मल्लाह पहुंच गया। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फाइनली विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर को जान से मार दिया। अब इस गैंग का नया सरदार विक्रम मल्लाह बन गया। हालांकि विक्रम मल्लाह पहले से शादीशुदा था, लेकिन अब इस गैंग में विक्रम मल्लाह ही लीडर था। अब फूलन को विक्रम का साथ मिल गया था। वह में ही विक्रम और फूलन एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां आईं और इनके प्यार के चर्चे पूरे बिहार में मशहूर होने लगे। विक्रम मल्लाह ने फूलन को दुनिया से लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक डाकू क्या होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, यह सारी बातें उसे विक्रम मल्लाह ने सिखाई और इन सब के बाद जन्म हुआ एक नई फूलन का फूलन। देवी का यह रास्ता जुल्म का था जिसका अंत सिर्फ मौत था, लेकिन फूलन अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए फूलन जिंदगी की परवाह नहीं कर रही थी और जुल्म के रास्ते पर निकल पड़ी थी। एक दिन फूलन देवी विक्रम मल्लाह और अपने गैंग के साथ अपने ससुराल पुत्तीलाल के घर पहुंचती है और वह अपने पति को गांव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह से मारती है और उसे अधमरा करके छोड़ देती है और गांव में एक धमकी भरी चिट्ठी लिखकर छोड़ जाती है कि गांव के किसी भी बुजुर्ग मर्द ने अगर किसी छोटी बच्ची से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली से मार देगी। तो बाबू गुर्जर के गैंग में सभी जाति के लोग थे, लेकिन इस गैंग में राजपूतों का वर्चस्व सबसे ऊपर था। इस गैंग के 2 लोग श्री राम और लाला राम, जो कि जेल में थे, जब वह जेल से छूट कर आए तो उन्हें यह पता चला कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के चक्कर में सरदार को गोली मार दी है। तो इस बात से खार खाए श्री राम और लाला राम ने गैंग में जाति के आधार पर दरार डालने की कोशिश की, जो कि सवर्णों का एक हथकंडा है जिसका प्रयोग सदियों से होता आया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एक तरफ हो गए और एक दिन विक्रम मल्लाह को धोखे से गोली मार दी गई और विक्रम मल्लाह और उनकी प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह गई। विक्रम मल्लाह की मौत के बाद श्री राम और लाला राम फूलन को जबरदस्ती उठाकर यूपी में अपने गांव बेहमई ले आए। यहां उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद कर दिया और यहां फूलन के साथ वह हुआ जिसकी कल्पना भी करूं तो रूह कांप जाती है।
फूलन के साथ इस बंद कमरे में हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई, जिसकी कभी फूलन ने कल्पना भी नहीं की थी। कई दर्जनों लोगों ने फूलन की इज्जत को देर रात लूटा। फूलन दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन दरिंदों पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। फूलन दर्द से बेहोश हो जाती तो उसे फिर से होश में लाकर फिर उसकी इज्जत को लूटा जाता। और जब इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो लाला राम और श्रीराम ने फूलन को पूरे गांव में बिल्कुल निर्वस्त्र घुमाया। फूलन के किसी ने कोई भी मदद नहीं की। उसी गांव में एक मल्लाह जाति का फूलन का परिचित रहता था। जब उसे फूलन के बारे में पता चला कि फूलन की हालत बहुत खराब है, तो वह फूलन से मिला और उसको वहां से सबकी नजरों से छिप छिपाते फूलन देवी को वहां से निकाल लाया और फूलन को विक्रम मल्लाह के कुछ लोगों से फिर से मिला दिया। यह लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर चंबल के बीहड़ में ले आए, जहां एक बार फिर से सभी मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग बनाती है और अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत करती है। और इस बार इस मल्लाह गैंग के लीडर खुद फूलन देवी बनती है। फूलन देवी को जो उस गांव से बचाकर कर लाया था, उसका नाम था मान सिंह, जो विक्रम मल्लाह का दोस्त था। मान सिंह हमेशा फूलन के साथ रहता और विक्रम मल्लाह की जगह मान सिंह ने ले ली। 14 फरवरी 1981 का वह दिन जब बेहमई गांव में एक राजपूत परिवार में शादी थी, जहां फूलन की इज्जत को मिलकर लूटा गया था। फूलन अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के ठीक 7 महीने बाद फूलन देवी का गैंग इस गांव पर पुलिस की वर्दी में हमला कर देता है और फूलन इस गांव में उन सभी लोगों की तलाश करने लगी, मगर गांव में इनमें से कोई नहीं मिला। केवल 2 लोग ही फूलन देवी के पकड़ में आए थे। इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए हुए दूसरे राजपूत मर्दों को पकड़ा और गांव के चौराहे पर उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया और 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शासन प्रशासन के पैरों तले जमीन निकल गई। फूलन देवी का एक ही रात में पूरी दुनिया में नाम पहुंच गया। इसके बाद से पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। बेहमई हत्याकांड ने फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के तौर पर प्रसिद्ध कर दिया, तो वहीं मीडिया ने पहली बार फूलन देवी को बैंडेड क्वीन का नाम दे दिया और अब चंबल का पूरा विहार फूलन देवी के नाम से डरने लगा। फूलन को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर बीहड़ में फूलन की तलाश की, लेकिन फूलन कभी किसी के हाथ नहीं आए। जिस समय यह घटना हुई उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी और यूपी में बीपी सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस फूलन देवी की तलाश करने लगी, लेकिन को पकड़ में नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में थे और वह उसे सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा तो जाहिर की, लेकिन अपनी कुछ शर्तें भी रखी। उसने कहा कि वह महात्मा गांधी और दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने हथियार डाल देंगी। गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन जब प्लॉट दिया जाएगा जिसके आधार पर वह शराफत की जिंदगी जी सके। फूलन देवी के सरेंडर के समय उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। फूलन देवी यूपी में सरेंडर नहीं करेंगी, बल्कि एमपी में सरेंडर करेंगी। गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होगी। ऐसी कुछ शर्तों के साथ बात सरकार तक पहुंची। सरकार मान गई और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के साथ भिंड जिले में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद फूलन देवी को जेल ले जाया गया, लेकिन यह दस्यु सुंदरी गरीब लोगों के लिए उनके सुख दुख की मसीहा बन गई थी। फूलन के जेल जाने के बाद 11 सालों तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फूलन देवी जेल में ही रह रही थी। लेकिन जब साल 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तो उन्होंने फूलन देवी पर 48 मुकदमे वापस ले लिए, जिसके बाद फूलन देवी और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। अब फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। इस दौरान फूलन देवी की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, जिसे बैंडेड क्वीन का नाम दिया गया। शेखर कपूर की बनाई हुई यह फिल्म काफी हिट रही, लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले फूलन देवी से पूछा भी नहीं गया। 1995 में फूलन देवी ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। फूलन की यह अच्छाई फूलन को राजनीति में ले आई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा में पहली बार अपना कदम रखा। तब फूलन का राजनीतिक सफर शुरू हुआ और ऐसा पहली बार था कि चंबल की डाकू चुनाव जीतकर भारतीय संसद तक पहुंच गई थी।
अभी तक फूलन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजनीति और जनता के बीच फूलन काफी लोकप्रिय बनी हुई थी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फूलन की जिंदगी में अब वह होने वाला था जिसका अनुमान किसी को भी नहीं था। दरअसल 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित फूलन के सरकारी आवास के सामने फूलन देवी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। फूलन की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया और एक बार फिर से पुलिस की नाकामी देश को देखने को मिली। इस घटना के 2 दिन बाद हत्या आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार राणा ने बेहमई हत्याकांड में फूलन के हाथों मारे गए 20 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन की हत्या की थी। इस प्रकार फूलन देवी उसी गोली का शिकार हुई। तो सवाल यह है कि फूलन की स्थिति के जिम्मेदार कौन? फूलन के साथ अत्याचार करने वाले लोग हुए तो अत्याचारी ही, चाहे वो किसी भी जाति के धर्म के हो। जब उनके साथ अत्याचार हो रहा था तब किसी भी व्यक्ति ने उस बेबस लाचार लड़की के लिए आवाज तक नहीं उठाई थी। फूलन देवी कभी भी अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनी थी। फूलन को इस हालात में पहुंचाने वाले वो लोग थे जिन्होंने फूलन की इज्जत को तार-तार किया, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसकी अंतरात्मा को घायल किया। फूलन देवी, जिसे पूरी दुनिया और आने वाली पीढ़ी इतिहास में चंबल की जानी बैंडिट क्वीन के नाम से याद रखेगी। दोस्तों, यह थी फूलन देवी के संघर्ष और उनके ऊपर हुए अत्याचार की कहानी, जिसे हमने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फूलन देवी ने जो किया वह ठीक था या गलत? फूलन ने जो रास्ता अपनाया, क्या वह सही था? आप अपनी बात हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।